हुए मैं सबसे पहले अपनी प्राचार्य जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो वाई विमला मैडम का और सभी सहभागियों का स्वागत करें। और आज के विषय पर थोड़ा सा प्रकाश फेंकते हुए वाई विमला मैडम जी को आमंत्रित करें आज के मुख्य वक्ता के रूप में। नमस्कार मैडम। आज का जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें हमारे बच्चों के सामने, हमारे खासतौर से हमारे सामने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम किस तरह से इसका एप्लीकेशन करें। और इस विषय में हमारी समस्याओं का समाधान हमारी प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर वाई विमला जी से अच्छा शायद और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए हमें समाधान सुझाएंगे। इसलिए मैडम, इस वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों और बच्चों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आगे आने वाली समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और हमें प्रोफेसर वाई विमला जी हमें बताएंगी कि हम इस समस्या का किस तरह से चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। थैंक यू मैडम। नमस्कार, मैं शुरू करती हूँ अपनी बात, क्योंकि समय कम होता जा रहा है मेरी अगली मीटिंग के लिए। और इसलिए मैं बहुत मुख्य बिंदुओं को ही यहाँ पर मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहला मुख्य बिंदु ये है कि जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको यह पाठ्यक्रम दिया, तो उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम को भी उन्होंने बनवा कर दिया, जिससे कि हम, और एक क्रेडिट का उन्होंने एक टाइम टेबल भी बनाया कि कितने क्रेडिट्स किस पाठ्यक्रम को दिए जाने हैं। और उन्होंने ये नहीं बताया कि हम जब अपने महाविद्यालय में इसको शुरू करें तो हम पीरियड्स किस तरह से लगाएं। वहां आ रही है समस्या, जहां मैं समझती हूँ ये पहली समस्या है। दूसरी तीसरी तो और बहुत सी है। सबसे पहले इस समस्या का निदान ये है कि हम भाषा को अलग संकाय मानते हुए, है नहीं, हमारे परिनियमों के अनुसार वो अलग संकाय नहीं है, तो हम बीए में तीनों सब्जेक्ट्स बीए के ही लेते हुए एक भाषा अगर हम दे देते हैं तो जैसे दो संकाय मिल गए, इस प्रकार से वो ले सकता है विद्यार्थी। और आप इस तरह से 3 विषय देते हुए उनको ये देख लें कि आप कुल कितनी सीट्स किस विषय की दे पाएंगे, किस कॉम्बिनेशन में दे पाएंगे, जिससे कि क्लासेस भी सुचारू रूप से चल सकें। क्योंकि क्लासेस के लिए सुबह से शाम तक 7 ही घंटे हैं। उन 7 घंटों में अगर इतनी क्लासेस एक साथ चलनी है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होने से ओवरलैपिंग होगी और बच्चों के लिए आपको अलग अलग सेक्शंस बनाने पड़ सकते हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आपको ये पता है कि इस सब्जेक्ट के 60 घंटे हैं, इस सब्जेक्ट के 60 सीट है, इस सब्जेक्ट की 60 सीट है आपके पास। अब इनका हम कैसे कॉम्बिनेशन मिलाएं, चाहे हमें कुछ सीट्स कहना चाहते हैं प्रोफेसर नहीं मैडम, बोलिए आप बताइए। मैम पहले आप अपनी बात सारी कह दीजिए प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि तरुण जी का हैंड रेज था, मैंने कहा कि मैं बात कहूँ। ऐसा करेंगे मैम कि थोड़ी देर, मतलब आपके बाद फिर 15 मिनट का 10 मिनट का ओपन सेशन कर लेंगे, तब उसमें क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। हाँ, मैं शायद बीच में ब्रेक लूंगी, जब दूसरे वाले को मैं फोन से चालू कर लूंगी, फिर मैं उसमें ब्रेक कर दूंगी जी। ठीक है। तो पहला तो प्रश्न हमारा है वो टाइम टेबल बनाने का, कि इस प्रकार से हो कि क्लासेस सुचारू चल पाए, बीएससी बीए सभी विषयों की, और एनईपी के ही रूप में, जिसमें माइनर भी पढ़ाना है। तो इसका मतलब माइनर के लिए एक अलग ही घंटा देना पड़ेगा, जिसमें हर विषय का माइनर पढ़ाया जा सके। और 1 घंटा हमको को करिकुलर का देना है। सब दिन सारे घंटे नहीं देने, क्योंकि 6 क्रेडिट के हमने माइनर कोर्सेज नहीं दे रखे हैं, 4 या 5 क्रेडिट्स के दे रखे हैं, तो उतने क्रेडिट्स तक ही हमें लेना है। परंतु मेन क्रेडिट जो मेजर कोर्स है वो ही अपने आप में वृहद है, उसको पढ़ाने के लिए समय बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए ई कंटेंट्स का सहारा भी लेना पड़ेगा। चौथी चीज है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। स्किल डेवलपमेंट कोर्स का मतलब ये है कि आपके महाविद्यालय में जो स्किल्स, जितने सिलेबाई यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, ये हमारी एकेडमिक काउंसिल से मंजूर हो चुके हैं, वो सभी यहाँ पर लागू हो सकते हैं। यदि आप लोग अपने महाविद्यालय से कुछ और ऐसा देना चाहते हैं जिसे एकेडमिक काउंसिल से मंजूर कराया जाए, तो आप लोग सब मिलकर
कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो अभी तक नहीं लिखे गए हों वो बता सकते हैं और आपके यहाँ होते हों, पढ़ाए जा सकते हों, तो आप उनका भी ब्यौरा सिलेबस सहित समान क्रेडिट सिस्टम पर यहाँ पर दे सकते हैं। ये मैं बता दूं कि इसके 3 क्रेडिट का मतलब होता है, 1 क्रेडिट थियरी जो कि 15 घंटे हुए, और 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल मतलब जो 60 घंटे हुए। 2 क्रेडिट 4 घंटों के होते हैं और 4 का मतलब 30 की बजाय 60 घंटे होंगे। 75 घंटों का है स्किल डेवलपमेंट कोर्स और केवल 4 सेमेस्टर्स में चलेगा। आप उसके 5 घंटे दे सकते हैं, 2-2 प्रैक्टिकल की मानकर। तो इस प्रकार आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स तैयार करना होगा जिसमें केवल 15 घंटे के कॉन्टैक्ट आवर्स थियरी के होंगे और बाकी सारे प्रैक्टिकल ही होंगे। बहुत सारे हो सकते हैं छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस। अगर आप यहाँ पर होम साइंस हो तो हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे हो सकते हैं जो होम साइंस के अलावा लोग ले सकते हैं। मतलब जो जिस विषय का कोर्स देगा वो खुद उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। उनके बच्चे तो वो मेन कोर्स में पढ़ रहे होंगे, जो उनका मेन है वो दूसरे का स्किल बन सकता है, एक छोटा सा हिस्सा उसका। तो तरुण कुमार जी काफी व्यग्र हैं, वो पहले भी हैंड रेज कर रखा था, अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, फिर भी तो पहली तो समस्या यहाँ से सॉल्व होगी। और अगर आप समझते हैं आपके यहाँ से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं कराए जा सकते या जो माइनर कोर्स है उसमें भी समस्या है कहीं, तो आपको एमओयू करने की जरूरत है अपने आसपास के किसी भी दूसरे महाविद्यालय के साथ, चाहे वो आईपी हो या कोई सेल्फ फाइनेंसिंग हो, किसी के भी साथ, क्योंकि आप उनके काम आए और वो आपके काम आए, ये आपका बराबर का आदान प्रदान हो सकता है। सेल्फ फाइनेंसिंग के साथ एमओयू में आपको तकलीफ होती है कि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है जो आपके बच्चे तो नहीं दे पाएंगे, और इसलिए फीस के मुद्दे को बिल्कुल अलग रखकर ये आदान प्रदान होगा, केवल ज्ञान का, पढ़ाई का। तो ये तो हुआ पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है बहुत सारे प्रकोष्ठ बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि सबसे पहले तो एडमिशन होने, उसके बाद पढ़ाई होनी है। पर पढ़ाई के लिए अगर आपने पहले टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप कितने बच्चे किस कोर्स में एडमिट कर रहे हैं ये आपको नहीं पता होगा, इसलिए वो काम पहले करना है, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचना है। एडमिशन शुरू होगा, एडमिशन शुरू होने के वक्त कितनी कितनी सीट आप किस कॉम्बिनेशन को दे रहे हैं ये बात पहले से तय करके अगर आप अपनी एडमिशन कमेटी को बताएंगे तो लॉक उसी प्रकार से होंगे। इसमें त्रुटियों की सुविधा ज्यादा नहीं है, क्योंकि त्रुटियां होने के बाद करेक्शन होना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो सारा रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का खाली मेजर कोर्स में एडमिशन नहीं होगा, उसके माइनर, उसके स्किल कोर्सेज भी यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। को करिकुलर तो सबका सेम है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड होंगे कि वो माइनर कौन सा ले रहा है और स्किल कौन सा ले रहा है। तो ये सब सुविधाएं एक साथ अगर आपके पास रिकॉर्ड में आएंगी तभी आपके वश में होगा कि आप स्टूडेंट को पहचान सकें कि कौन किधर कब क्लास ले रहा है, किसकी कहाँ ओवरलैप हो रही है, क्या उनके लिए अलग सेक्शन बनाने की जरूरत है या नहीं है। हर एक के पास स्मार्ट क्लासेस हर कॉलेज में होनी, कम से कम विभागवार एक हो जाए, तो उससे ये लाभ होगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड होता चलेगा, अगली बार के लिए भी आप उसको सेफ रख सकते हैं या बच्चा भी उसको बार बार देख सकेगा। जो क्लास में नहीं आता वो हाइब्रिड मोड में दूर से भी पढ़ सकता है। आप दोनों तरह के बच्चे रख सकते हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हैं सीधे स्मार्ट बोर्ड से और जिन्हें जो दूर से उसको अटेंड करके आपके पास क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास में भीड़ नहीं बढ़ा रहे होंगे। सामाजिक दूरी का पूरा पालन भी हो जाएगा एक ही सेक्शन का। तो आप ये बदल सकते हैं कि अब की बार ये 15 बच्चे प्रेजेंट होंगे, नेक्स्ट टाइम ये वाले 15 बच्चे प्रेजेंट होंगे, ये वाले एब्सेंट रहेंगे, ये वर्चुअल क्लास अटेंड करेंगे। इस तरह से आप बांट सकते हैं इन बच्चों को। पर ये इन सब के लिए बहुत बड़ी कवायद पहले से करनी पड़ेगी, देर करने से संभव नहीं होगा। जो प्रकोष्ठ हैं उनमें आपने वैसे तो एक जो दिए गए 10 प्रकोष्ठ, उसमें कहीं एडमिशन प्रकोष्ठ का नाम नहीं है, क्योंकि एडमिशन सेल तो हर कॉलेज बनाता ही है। अब इस एडमिशन सेल के काम बढ़ गए हैं और उसे इन सब का ब्यौरा रखने का काम भी बढ़ गया है। फिर इनका आपको क्लासेस का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, किसके कितने क्रेडिट्स पूरे हो गए। और ऑनलाइन रखने के लिए कोई अगर आपका कॉमन प्लेटफॉर्म हो तभी आपके पास ऑनलाइन इनका रिकॉर्ड आएगा कि किसके कितने क्रेडिट्स किस कोर्स के हो गए। नहीं तो कल बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें आपको ये असुविधा देखनी होगी कि बच्चा कहेगा मैंने तो सोशियोलॉजी पढ़ा था,
आपने अपने पास अगर हिस्ट्री लिख रखा है तो ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो इसके क्रेडिट्स पूरे कर लिए थे। और वो अपनी कोई कॉपियां दिखाएगा कि ये मेरी कॉपियां हैं, ये मैंने पढ़ा था, सारी क्लासेस मैंने अटेंड कर ली, मेरे तो क्रेडिट्स पूरे हो गए। अब आप ये साबित करते रहिए या आप उसके लिए क्रेडिट्स का इंतजाम करते रहिए कि कितने बच्चों को कौन से क्रेडिट दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक ये खबर होनी जरूरी है। यूनिवर्सिटी फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स फॉर यूपी जो अबैकस है उस पर अपलोड करेगी, और तभी कर सकती है जब आप सब लोगों का सहयोग होगा। अभी यूनिवर्सिटी के पास कोई कॉमन सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हर कॉलेज की अटेंडेंस को पूल करके या हर कॉलेज के क्रेडिट्स को पूल करके वो डाल सके। क्रेडिट्स का मतलब प्लीज ये ध्यान रखें कि 15 घंटों का एक क्रेडिट है थ्योरी, और वही क्रेडिट एक कहलाता है अगर प्रैक्टिकल का तो 30 घंटों का है। हमें इस हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि हमें कितने घंटे किस काम में लगाने हैं, उतने घंटे हमारे पास हैं या नहीं है, क्योंकि हम 15 सप्ताह यानी 180 दिन का सेमेस्टर मानते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा लोड है और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं। आप लोगों ने अगर न किया हो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का बहुत चीप सॉफ्टवेयर है जो आप जिसमें बच्चों की क्लासेस बना सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों की भी सबकी क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि बहुत चीप एंड बेस्ट है, हर कॉलेज अफोर्ड कर सकता है। तो आप लोग सभी टीम्स पर अपनी क्लासेस शुरू कर दीजिए, कम से कम अटेंडेंस शुरू कर दीजिए, ना चले क्लास अटेंडेंस उस पर ले लीजिए, सब लोग जुड़े, सबकी अटेंडेंस हो और उसके बाद क्लास चलती रहे, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड लगाने में भी टाइम लगेगा। उसके पहले इतना काम अवश्य कर लें कि टीम्स का, वैसे आपकी मर्जी हो सकती है कि आप लोग जूम पर भी ले रहे हैं, कुछ लोग जूम से ज्यादा कन्विंस्ड होते हैं, कुछ लोग गूगल मीट से कन्विंस्ड होते हैं, कुछ स्काइप से होते हैं, सबको अलग अलग तरीका समझ में आता है, और कुछ लोग तो व्हाट्सएप क्लासेस लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो इतना ज्यादा वेरिएशन ना रखें, व्हाट्सएप क्लासेस नहीं होती, उनको माना भी नहीं जाएगा। आप उस पर कुछ कंटेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, छोटे मोटे पीडीएफ वगैरह आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तरीका आपके पढ़ाने का ही होना चाहिए, जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास मिले कि आपने पहले पढ़ाया है। इसीलिए मैंने स्मार्ट बोर्ड की बात कही कि 1.5-2 लाख में एक बोर्ड लगता है। अगर आप लोग लगाना चाहें, और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हिसाब किताब होता है, हर चीज़ का ऑडिट है, और उन सब ऑडिट्स की वजह से हम लोग नहीं लगा पाते आसानी से। यूनिवर्सिटी को ज़्यादा कष्ट है कॉलेज के बनस्बत। कॉलेज के ऑडिट्स सब इनसे तो सरल होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का अकाउंट होता है, और बाहर से जो पैसा आ रहा है उसमें से नहीं, मैनेजमेंट के पैसे से होगा, तो फिर उसके ऑडिट के इतने ऑब्जेक्शंस नहीं आते। आप लोग अपने मनपसंद चीज लगा सकते हैं। तीसरा है कि इसके जो इन बच्चों का रिकॉर्ड रखना कि ये कब बाहर जाकर कोई क्लास करेंगे। अगर आपने कोई एमओयू किया, जैसे एमएसएमई के साथ यूपी गवर्नमेंट ने एमओयू कर रखा है, और ऐसे अगर कोई से भी माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल या मिनी स्केल आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, तो आप उनके साथ ये यूपी गवर्नमेंट के एमओयू के आधार पर अपना एमओयू करके कुछ स्किल कोर्सेज के लिए अपने बच्चों को वहां भेज सकते हैं। उस एमओयू के आधार पर वो कर ही लें, जितना जल्दी हो उतना ही आप अपने बच्चों को सुविधाएं दे सकेंगे, और लोड आपके पास से भी थोड़ा शेड होगा। एक मल्टीपल एग्जिट का भी प्रोविजन दिया गया है, इसलिए भी सचेत रहने की आवश्यकता है कि क्रेडिट्स बच्चे के सही रिकॉर्ड हो। वो एक सर्टिफिकेट पूरा लेता है का अर्थ है कि उसने दोनों सेमेस्टर्स की पढ़ाई पूरी कर ली है, तभी उसको सर्टिफिकेट उस सब्जेक्ट में मिल सकता है। बच्चा ये भी कर सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर करने के बाद सेकंड में कहे कि मुझे तो सब्जेक्ट बदलना है, मैं तो ये नहीं पढ़ सकता। ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दूसरा जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उसमें सीट है और उसकी क्लासेस ओवरलैप नहीं कर रही, आप उसको दे करके एक नई प्रॉब्लम बाकी सब बच्चों के लिए नहीं खड़ी कर रहे। और ऐसा बच्चा जब उसके टोटल क्रेडिट्स काउंट होते हैं, क्योंकि उसने पहले तो शुरू किया था सोशियोलॉजी हिस्ट्री इंग्लिश से, फिर उसने कहा कि नहीं मैं तो सोशियोलॉजी हिस्ट्री हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ, अब उसका एक सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो जो अपना सब्जेक्ट चेंज करता रहेगा उसका 60-40 रेशियो ऑफ द सेम सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तीसरे साल के अंत तक। और इसीलिए जब 60 जिस सब्जेक्ट में उसने लिए हों, जिस मेजर के 60% उसने कोर्सेज किए हों, उसमें तो डिग्री दी जा सकती है बीए बीएससी की, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट ही बदलते रहे तो उसमें उसका सर्टिफिकेट भी नहीं हो सकेगा, वो हर बार सर्टिफिकेट में ही होगा, बिना उसके वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स में एंटर करने के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। इसलिए उसको पता होना चाहिए कि वो कब चेंज कर रहा है, उसको क्या मिल पाएगा उसमें। यहाँ ध्यान रखना
बच्चे को पूरी काउंसलिंग करनी होगी, इसलिए आपकी काउंसलिंग सेल बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप उसको अगर कह देंगे कि यूनिवर्सिटी जाकर के वाई विमला से पूछ लीजिए, तो शायद ये काउंसलिंग का सही तरीका नहीं होगा और मेरी हर बार अवेलेबिलिटी नहीं होती, मैं नहीं बता पाऊंगी इतने बच्चों को। इसलिए आप लोगों के महाविद्यालय में ही जो आपके कॉम्बिनेशन हैं उस हिसाब से बेस्ट सेल बनती है, वहीं से उसकी काउंसलिंग करें। पेशेंस रखने वालों को इसमें रखा जाए, जिनमें पेशेंस थोड़ी कम है वो आए दिन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ नई कहानी बन जाएगी, उसको बचा लें। आपके हर पाठ्यक्रम में प्रथम यूनिट में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है, इसलिए ये आवश्यक है कि उससे संबंधित कुछ लिटरेचर आप लोग अभी से इकट्ठा करें जिससे कि पढ़ा सकें। एक और काम हो सकता है, जहां भी वो क्लासेस चल रही हों उनको अगर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से है तो ऑनलाइन आपके बच्चे जुड़ जाएं और उनको पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के लिए एक शिक्षक भी पूरे विश्वविद्यालय के सब बच्चों को पढ़ा सकता है, बशर्ते कि वो सब जुड़े हों। उनका जुड़ना भी जरूरी है और उस क्लास का फिर ऑनलाइन होना जरूरी है। इस तरह के जो कंटेंट्स होंगे उनको या तो ई कंटेंट के रूप में वेबसाइट्स पर डाल दिया जाए अपने अपने महाविद्यालय की या विश्वविद्यालय की, जिससे वो हर एक को अवेलेबल हो सके। फिर जो परेशानी आती है इसी टास्क में, क्योंकि प्रतिदिन राज्य सरकार के कुछ आदेश आ रहे हैं कि हमको महिला सेल के लिए काम करना है, हमको अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट करना है, बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर बढ़ाना है, राष्ट्रीय बढ़ाना है, तो इन सब के लिए कुछ टूर की व्यवस्था होती है और एक सेल आपकी होनी चाहिए जो उन सब लोगों के साथ सामंजस्य और संपर्क स्थापित कर सके। उसके बिना संभव नहीं होगा। इसलिए जो आपको 10 सेल्स बनाने के लिए कहा गया है वो 10 सेल्स सक्षम लोगों की बनाएं और उसमें लोग सब समान ना हो। कुछ हद तक हो सकता है कोई एक दो व्यक्ति कहीं कहीं पर समान दिखे, एक से ज्यादा सेल्स में हो, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप सारी सेल्स में उन्हीं लोगों को रख दें जिन्हें आप समझते हैं वही कोर कमेटी है, वही सब काम करेगी। एक कोर कमेटी मॉनिटरिंग कर सकती है जो अलग है, उसके अतिरिक्त वो कोर कमेटी सहयोग दे सकती है उन सब सेल्स में, लेकिन वो सब सेल्स पृथक पृथक हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि हर एक को जवाबदेही होती है। बच्चों में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या सोशल सर्विस की हैबिट्स और एक्टिविटीज बढ़ानी है, जिससे कि वो लोग प्लांटेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, डेंगू अवेयरनेस या इस तरह की न मालूम कितनी अवेयरनेस है, ट्रैफिक सिग्नल्स अवेयरनेस, बहुत सारी अवेयरनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बता दें कि माइनर में एक कोर्स आप एनसीसी का भी दिला सकते हैं अगर आपके कॉलेज में एनसीसी है। मुझे 1 मिनट का होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि 12 बज गया है, मैं उस मीटिंग में ज्वाइन हो रही है। Just a minute. हो सकता है आपको बीच बीच में आवाजें आती रहें। मैंने अपना उधर तो माइक्रोफोन म्यूट कर दिया है, बट आई एम विजिबल टू देम। मैं आगे के कुछ और ले लेती हूँ इम्पोर्टेंट पहलू, इससे पहले कि वहां की कार्यवाही शुरू हो जाए।
एक हम लोगों को टास्क फोर्स महाविद्यालय वार गठित करनी थी और टास्क फोर्स फिर विश्वविद्यालय की टास्क फोर्स के साथ अपना समन्वय रखेगी। तभी संभव होगा कि कोई भी कार्य किस स्पीड से कौन सा करना है और किस प्रकार किया जाएगा, उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सब का ख्याल रखा जा सके। इसके अतिरिक्त एक समस्या आती है कि कितना पैसा इसमें लगने वाला है और हमारी फीस नॉर्मल है, हमें स्किल भी कराने हैं, सारे काम कराने हैं, तो इसके लिए फंड्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैम मैं एक वेब मीटिंग में हूँ। जी जी कल, हाँ हाँ उस वक्त पहुँच गया है, परसों है। जी नमस्कार। तो हमारे पास विषय विशेषज्ञों का भी एक दल होना चाहिए आपके पैनल पर। आप लोगों को पता हो कि कब किस विषय विशेषज्ञ से आपको परामर्श सही मिल सकता है, किस कोर्स की पढ़ाई के लिए आप किन से संपर्क करें। सारे क्लासेस आपके स्टूडेंट्स के आप लोगों को लेने हैं। अगर आपको लगता है तो हो सकता है आप समझें कि इस नए कोर्स के लिए आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई और आप शायद नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कुछ विषयों को जब तक तैयार करने का समय नहीं मिला तब तक आप बाहर के विशेषज्ञ से ऑनलाइन पढ़वा सकते हैं। क्लास सारी बैठी हो और आपके एक ही स्क्रीन से सब बच्चे पढ़ सकेंगे। उसमें अगर एक स्क्रीन होता तो आज जो ये कॉन्फ्लिक्ट आ रही है ना एक दूसरे के माइक्रोफोन की, वो नहीं आती आपको। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सकती है अगर आप लोग ऐसा स्क्रीन लगा लें। और शासनादेशों का सभी का पूर्ण अनुपालन करना आवश्यक है। इस विषय में तो मैं अब और नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ दूसरे भी बहुत सारे विषय हैं जिनमें मैं बात करना चाह रही हूँ। जो एक आप लोगों को जो सेल्स में कहा है, मैंने जैसे काउंसलिंग कहा, काउंसलिंग तो भी कौन सा सब्जेक्ट लें क्या लें, एक मेंटरिंग भी इसी काउंसलिंग का पार्ट है। मेंटर मेंटी का रेशो आप लोग पहले से तय कर दें कि इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन जैसे होता है, हमारे पास इतने टीचर्स हैं, हर टीचर के पास में इतने इतने स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास का किसके पास रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का किसके पास रहेगा। तो ये आपको मेंटर मेंटी तय कर देने होंगे। ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हिंदी में 60 बच्चों ने एडमिशन लिया, 60 में से आपके पास टीचर्स तो हैं 2, तो 60 बच्चे उनके पास नहीं जा सकते। इसी तरह से आपके टोटल टीचर्स का जो पूल है उसमें कुछ कुछ बच्चे कहीं ना कहीं बटे रहेंगे, 60 के 60 एक ही के पास नहीं जाएंगे। आपको रेशो अपने नंबर ऑफ टीचर्स से ही डिसाइड करना पड़ेगा और उस रेशो में हर स्टूडेंट को बता देंगे कि आप इनसे बात करें, आपको जो भी तकलीफ हो। एक तरीके से जैसे पहले होता था ना कि क्लास टीचर बन जाती थी, बन जाता था या बन जाती थी, और वो क्लास टीचर ही शुरू से 5वीं तक, मतलब बिल्कुल नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक साथ होती थी, उनकी वही कहलाती थी जो मेंटर होती थी। उस मेंटरशिप के साथ ही चलता था ये कार्यक्रम। तो बिल्कुल ऐसे ही मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, जो उस बच्चे की अटेंडेंस, उसकी क्लास में परफॉर्मेंस, उसकी जरूरतें, उसकी किताब खरीदने की कैपेसिटी, खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है, कुछ बर्सरी से दी जाएगी या कहीं और से अपेक्षा कर सकते हैं, कॉलेजेस का पूल बन सकता है जहां से आप इस तरह की बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी प्रयास, सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को अपना कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं। डोनेशन क्लब बना दीजिए जिसमें एल्यूमनाई जुड़ता है, वो अगर अपनी इस तरह से चीजों को शेयर करता है अपने जूनियर्स के साथ तो उसे भी लगता है मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ, और वो लोग उसी तरह से फिर बिहेव करते हैं, उनको रास्ता बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना होगा, मार्गदर्शक बनते हैं। तो ये एक तो पुरातन छात्र संघ बनाना आवश्यक है, और पुरातन छात्र संघ के लिए पुरातन छात्रों को, सीनियर छात्रों को भी जोड़ना शुरू करेंगे, उनसे सीनियर छात्र उनसे जुड़ेंगे, इस तरह एक पूरा पुरातन छात्र संघ बन जाएगा। तो हर बच्चा अपने कॉलेज को बहुत याद रखता है और बहुत पसंद करता है, कैसा भी कॉलेज हो वो उसमें लौटकर एक बार उसको देखना चाहता था, हम यहाँ क्लास करते थे, हमारी ये टीचर थी, हमने ये खेल किए, हमने ये तमाशे किए, वो सब बात याद करते हैं। और ऐसे बच्चे बहुत अच्छे साबित होते हैं जब वो जुड़ते हैं वापस। आज का ये वेबिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार है। इसमें संरक्षण एवं आजादी की शुरू हो ही गया है वो वेबिनार भी आज आयोजित किया जा रहा है, जिसकी
की ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, और चूंकि यहाँ चलेगा, मैं अपने आप को म्यूट कर सकती हूँ, उसे म्यूट नहीं कर सकती, उसकी भी आवाज आपको आती रहेगी। इस वेबिनार का टाइटल अच्छा, इसमें मैं अभी बता रही थी फंड्स के बारे में कि फंड्स लड़कियों के लिए तो बहुत सारे फंड्स हैं जो सरकार ने क्रिएट करे हैं, तो उन सभी फंड्स का ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशालय से आपको मिल जाएगा। कुछ के बारे में मैं भी बता पाऊंगी, लेकिन सभी का ब्यौरा लेना हो तो वो निदेशालय से एक चिट्ठी पर श्री अब्दुल समद जी को लिख लें, तो वो आपको सब भेज देंगे। एक हिंदी, संस्कृत आदि के प्रचार प्रसार का भी इसमें उद्देश्य रखा गया, जिससे कि जो हेरिटेज वाला चैप्टर है उसको ठीक से ले सके हर कोई। हमारे बीच और महिला सशक्तिकरण की सेल तो आपके यहाँ बन गई होगी, उसके कार्यक्रम भी बहुत महत्व रखते हैं, जिससे सबको समझ में आए महिलाओं की क्या भागीदारी है, और उनके उस योगदान को याद करके समाज भी ये समझ सके कि वो अधूरा है महिलाओं के बिना। तो उनका सशक्त होना, अपनी बात कह पाना बहुत आवश्यक है। अब मैं बंद कर रही हूँ, मेरा नाम भी बोल रहा है। प्रोफेसर वाई बिमला मैडम है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना बहुआयामी समय हमें दिया। हमारे बीच श्री राजेश कुमार। मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम भी अनाउंस हो रहा है यहाँ पर, तो आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टॉप इट हियर। मैडम, आपने जो है बहुत ही कम समय में हम लोगों को इतनी जानकारी तो और मैं अपने प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो वाई बिमला जी का धन्यवाद और सभी का आभार व्यक्त करें। रेनू मैम अनम्यूट कर लीजिए। हो गया नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हाँ, हो गया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती सजेशन हमें दिए हैं। आप इससे हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपका और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समय की कमी होते हुए भी आपने हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया। आगे अभी जब भी सजेशन की जरूरत होगी हम आपसे संपर्क करके आपसे आपके बहुमूल्य सजेशन हम लेंगे, जिससे हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो पाएंगे। सभी प्रतिभागियों को बहुत धन्यवाद, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, नमस्कार। गंगा की क्लीनेस के लिए आज के समय में मैडम, अब इस वेबिनार का समापन यहीं पर कर दिया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।